गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम अपने श्रृंखला के बायोटेक्नोलॉजी में 5वीं क्लास की ओर हैं। हमने अभी तक इसमें बहुत सारे टॉपिक, लगभग कल हमने बताया था आपको कि 10 के आसपास हमने टॉपिक कवर कर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत से टॉपिक इसमें बचे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो दो बड़े कंसेप्ट पर होगा। एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, और दूसरा टॉपिक होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक। तो हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, दो बातों पर हम डिस्कशन करेंगे आज। एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, समझेंगे कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। लेकिन संक्षिप्त में पहले हम उन विद्यार्थियों की मदद कर देते हैं जिन्हें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी तकलीफ हो रही है, हम उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने स्पेशल क्लासेस या जिन लोगों ने ट्रायल नहीं देखा अनअकैडमी प्लस पर, वे लोग स्पेशल क्लास कर सकते हैं। कल हमारी स्पेशल क्लास रखी हमने सुबह 10 बजे। कल हमने सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास रखी है। 10 से 11 में हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का कंसेप्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी विद्यार्थी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। अपना मेल आईडी डालकर आप हमें कल 10 से 11 बजे में अनअकैडमी प्लस पर यूट्यूब पर नहीं, प्लस पर आप हमें देख सकते हैं और पूरा क्लास देख सकते हैं कि कैसे क्लास ली जा सकती है, कैसे क्लास होती है। वहां हमसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो कल आप 10 बजे हमारी क्लासेस को जरूर देखिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर, जिसमें हम सारी की सारी चर्चाएं करेंगे इस विषय से जुड़ी हुई। अगर हम बात करें तो हमारे विषय में जैसे कि आप देखते हैं वैसे ही बाकी एजुकेटर्स की क्लासेस भी आप देख सकते हैं स्पेशल क्लास के रूप में। 80 से ज्यादा एजुकेटर इस समय अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। 80 से ज्यादा एजुकेटर हो चुके हैं और हम कहेंगे कि इस समय बहुत बड़ी टीम है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में आप लोगों का सहयोग करेगी। हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इसमें लगभग हम 36 घंटे में पूरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट कवर करेंगे। छोटा सा सब्जेक्ट लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 30 सितंबर से पहले लेना चाह रहे हैं, 30 सितंबर से पहले लेना चाह रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप MK लाइव यूज कर लेंगे तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 31,500 रुपए में मिल जाएगा 30 सितंबर तक। जिन लोगों को 2021 का एग्जाम देना है, जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, 12वीं के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि वो 12वीं से ही हमारे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उस समय तक आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा सिलेक्शन का। 56,000 का सब्सक्रिप्शन है 2 साल का, लेकिन वहां पर भी अगर आप MK लाइव यूज कर लेते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन आपको 50,400 में ही मिल जाएगा। अगर हम एक सिंपल सी बात कहें तो सब्सक्रिप्शन कैसे मिल सकता है, तो आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूपीएससी को टारगेट करते हुए जो भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए वो ले सकते हैं। MK लाइव को यूज करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि 10% का एक डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। इस सब्सक्रिप्शन में आपको सीसेट का पेपर भी, सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी, सब्सक्रिप्शन में वो सारी बात इंक्लूडेड है जो यूपीएससी की एग्जाम के लिए जरूरी होती है। इसमें हम फेस टू फेस टीचर से सीधी बात भी कर पाएंगे, सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। आज की क्लासेस में हमारा जो टारगेट है, आज की क्लासेस में जो हमारा टारगेट है, हम कवर करने वाले हैं मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना, और दूसरा जो हम इसमें देखेंगे आज डीएनए पुनर्संयोजन, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक।
डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। तो आज बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना भी है इन्हें पूरी तरह से। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मानव जीनोम परियोजना की। मानव जीनोम परियोजना की। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है? मानव जीनोम परियोजना, सबसे पहले तो मानव शब्द क्लियर हो चुका होगा, परियोजना शब्द समझ में आ गया होगा। एक नया शब्द आया है जीनोम, पहले इसको समझते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे जीनोम, हिंदी की देवनागरी में जीनोम। जीनोम होता क्या है पहले उसे समझते हैं। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जब गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला यह चित्र कैरियोटाइप कहलाता है। लेकिन इस चित्र में 46 गुणसूत्र हैं। मानव के नजर से देखें तो इस चित्र में 46 गुणसूत्र हैं। अगर आप 23 गुणसूत्रों को ही, क्योंकि जोड़ी में गुणसूत्र मिलते हैं, अगर आप केवल 23 गुणसूत्रों को लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करें या क्रमबद्ध ना भी करें, तो जो भी मानव के अंदर या किसी जीव के अंदर गुणसूत्र मिलते हैं उसके आधे गुणसूत्रों के सेट को जीनोम कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जीनोम शब्द समझ में आ गया। मानव के लिए 23 गुणसूत्रों का जो सेट होगा वो जीनोम कहलाएगा। जीनोम कहलाएगा। तो मान लो कि किसमें अगर 50 गुणसूत्र है तो 25 गुणसूत्रों का सेट जीनोम कहलाएगा। जैसे कि गेहूं के पौधे में 42 गुणसूत्र मिलते हैं। वर्तमान जो मॉडर्न गेहूं है, आधुनिक गेहूं है, उसमें 42 गुणसूत्र मिलते हैं, तो उसका जीनोम सूत्रों का बन जाएगा। जैसे कि पुराना जो गेहूं होता था उसमें 14 गुणसूत्र होते थे केवल, तो हम कहेंगे कि 7 गुणसूत्रों का जो सेट होगा वो जीनोम कहलाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि हैप्लॉइड। समझना, जनरली हमारी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ी में मिलते हैं और जोड़ी में मिलने के कारण हम हमारी कोशिकाओं को नाम देते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जोड़ी में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। लेकिन जब गुणसूत्रों के एक ही सेट की बात हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। जैसे कि पुरुष और महिला में जो अंडाणु और शुक्राणु की हमने चर्चाएं की थी, अंडाणु और शुक्राणु की हमने जो चर्चा की थी, तो ये पुरुष है और ये महिला है। तो पुरुषों में जो शुक्राणु बनते हैं उस शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, या महिला में जो अंडाणु बनता है उसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र शुक्राणु और अंडाणु में 23 है, हम कहेंगे कि उसमें जीनोम है। तो जीनोम का अभिप्राय होता है गुणसूत्रों का एक सेट जीनोम कहलाता है। क्या शब्द समझ में आ गया कि मानव जीनोम परियोजना का मतलब मानव के 23 गुणसूत्रों का अध्ययन, क्योंकि दूसरे 23 गुणसूत्र भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो मानव के हम कह सकते हैं 23 गुणसूत्रों का अध्ययन मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य था। 1988 को अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा इस परियोजना की अनुमति दी गई। यह बहुत बड़ी परियोजना है और इस परियोजना को लगभग हम कहेंगे कि 15 वर्षों का समय लग गया पूर्ण होने में। पूर्ण रूप से इसके आंकड़े 15 वर्षों के बाद प्रकाशित हुए। तो 1988 में यह शुरू हुआ और 2003 में इसके अंतिम आंकड़े प्रकाशित किए गए। यह परियोजना बहुत बड़ी परियोजना थी, इसलिए बहुराष्ट्रीय परियोजना है, क्योंकि इसमें कई देशों ने मदद की थी। विशेषकर 6 देश कौन से थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान और जर्मनी। इसमें जो मदद की थी वो 6 देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान और जर्मनी के इन देशों ने मिलकर इस परियोजना को शुरू किया था, क्योंकि एक वृहद और एक बहुत बड़ी परियोजना थी।
आप सोचिए कि 15 साल इस परियोजना को पूरा होने में लगे होंगे, तो इसमें कितना रिसर्च, किन बारीकियों का ध्यान दिया गया होगा और मानव के गुणसूत्रों को अध्ययन करने के लिए किस प्रकार की तकनीक उपयोग की गई होगी। वास्तव में ये जो परियोजना थी, हम आज के दौर में इसे कहते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, रीड परियोजना। रीड परियोजना का मतलब कि हमने पढ़ा कि मानव में कुल कितने जीन हैं, हमने पढ़ा कि मानव के अंदर वह जीन कैसे हैं एक से दूसरे मानव में, पर हमने अभी उसको डिटेल में लिखा नहीं है, अभी हमने उसको डिटेल में उस फंक्शन को जाना नहीं है। तो 2016 से इस परियोजना में एक नया बदलाव करते हुए WRIT, राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट शुरू हुआ है 2016 में, और इसमें भारत सहयोग करने जा रहा है। क्योंकि भारत अगर इसमें सहयोग कर लेगा तो भविष्य में यदि कोई भी मानवीय गुणसूत्र के विषय में जानकारी, कोई खोज, कोई भी किसी भी प्रकार का हमें कहेंगे कि नई चीज सामने आती है, तो मानव भारत को भी उसके बौद्धिक संपदा अधिकार में हिस्सेदारी मिलेगी। तो 2016 में इस परियोजना को थोड़ा सा और डिटेल करते हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट शुरू हुआ है। इसके पहले ये रीड था, जिसमें हमने जाना, समझा और कुछ महसूस किया है, लेकिन अब हम उसको डिटेल में एक एक जीन को समझने जा रहे हैं, मानव के अंदर मिलने वाले एक एक जीन का अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि इसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाए कि मानव में कौन सा जीन किन चीजों के लिए जिम्मेदार है। और जिस दिन यह पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, मानव से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करें कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतिम परिणाम क्या है। ये 2003 में अंतिम परिणाम थे, 2001 में पहले परिणाम आए थे, कच्चे परिणाम थे वो। अब 2003 के अंतिम परिणाम है, जिसे हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रकाशित किया गया है, क्या क्या प्रकाशित किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतिम परिणाम 2003, तो सबसे पहला परिणाम यह है कि मानव में कुल 20,500 जीन उपस्थित हैं। अब ये पक्के परिणाम है। 2001 में बताया गया था कि मानव में कुल 30,000 के आसपास जीन है, 30 से 32,000 जीन बताए गए थे, लेकिन जो अंतिम परिणाम प्रकाशित हुए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मानव में जिनों की संख्या 20,500 है। मानव में जिनों की संख्या 20,500 है, पहला परिणाम जो इस पूरे रिसर्च से निकल कर आया है। मतलब जिन का मतलब हमारे बॉडी में हर लक्षण के लिए एक विशिष्ट जिन होता है, तो ऐसे जो लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जिन हैं वो मानव में 20,500 जिन हैं। दूसरा परिणाम, मानव के डीएनए में केवल 3% डीएनए या 2% डीएनए ही 3% डीएनए ही सक्रिय है। 2 से 3% कई किताबों में लिखा है, तो केवल 3% डीएनए ही सक्रिय है। शेष 97% डीएनए निष्क्रिय है। शेष 97% डीएनए निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं है। ऐसा निष्क्रिय डीएनए सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए कहलाता है। जंक कहलाता है। सैटेलाइट नाम इसलिए रखा क्योंकि यह कार्यशील जीन के इर्द गिर्द मिलता है, और जंक इसलिए रखा क्योंकि जंक है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल के रिसर्चों से पता चला है
कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, जिसे आप जंक डीएनए कह रहा है, यही एक्टिव डीएनए का स्विच ऑन स्विच ऑफ है। मतलब कौन सा सक्रिय डीएनए कब काम करेगा, इसकी पूरी जानकारी इसके पास है। मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ, कौन से डीएनए को सक्रिय करना है, कौन से डीएनए को निष्क्रिय करना है। तो चौथा पॉइंट, जंक डीएनए वास्तव में स्विच ऑफ या स्विच ऑन का कार्य करता है सक्रिय डीएनए के लिए। तो अब देखा जा रहा है कि ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम कर रहा है सक्रिय डीएनए के लिए। तो हमें पता चला कि यह स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम करेगा। और इसमें जो अद्भुत आंकड़ा निकल कर आया है कि संपूर्ण मानव प्रजाति में, संपूर्ण शब्द पर ध्यान देना, संपूर्ण मानव प्रजाति में 99.8% डीएनए समान है। इसका मतलब मुझमें और आप में केवल कितने डीएनए का अंतर है? 0.2% डीएनए का अंतर है। संपूर्ण मानव प्रजाति, गोरे काले का भेद, जो लोग सोचते थे कि गोरे लोग या अंग्रेज सोचते थे कि वे गोरे लोग सभ्यता के वाहक हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो इतिहास में थी, इस सिद्धांत के बाद इस पूरी की पूरी थ्योरी को समाप्त किया गया। और जो गोरे काले के भेद के साथ साथ लोग ये सोचते हैं कि कोई उच्च है, कोई निम्न है। जो भी कल्पनाएं लोग सोचते हैं कि कोई उच्च जाति का, कोई निम्न जाति का, कोई शुद्ध खून, कोई अशुद्ध खून, तो पूर्ण मानव की प्रजाति में 99.8% डीएनए सेम है और केवल 0.2% डीएनए के कारण हम लोगों में इतने अंतर आ जाते हैं। तो 0.2% डीएनए का ही डिफरेंस है केवल, एक बहुत बड़ा परिणाम इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट से सामने आया है। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने अंतिम परिणाम के रूप में कहा है कि प्रत्येक जिन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण के लिए, विशिष्ट प्रकार के कार्य या प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक जिन विशिष्ट प्रकार के कार्य या प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। यह मानव जीनोम परियोजना के परिणाम है। अब बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी परियोजना से हमारी मानव जाति को क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस परियोजना से क्या लाभ होंगे, किस प्रकार की चर्चाएं होगी, उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की बातचीत यहां पर होगी। लेकिन उससे पहले आगे देख लेते हैं कि किस तरीके के डाउट आप लोगों के हैं। बिल्कुल लिखवाते भी चल रहे हैं। बनाए उसका केंद्रक कैसे मिल सकता है? जीनोम से संभव है। कोई व्यक्ति नहीं रहा तो उसका क्लोन कैसे बनाया जा सकता है? तो लव कुमार, अगर कोई व्यक्ति नहीं रहा उसका क्लोन बनाया जा सकता है केवल और केवल उसका केंद्रक। अब हो सकता है उस व्यक्ति को अगर गाड़ा गया होगा तो उसकी हड्डियां बच जाएगी, जलाया गया होगा तो अगर उसकी कोई हड्डियां, जिन्हें हम नहीं कहते कि अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं, अगर होगी कोई शरीर की अस्थि तो हम ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विलुप्त हो गया और उसका कोई भी शरीर, कोई भी अंग बचा नहीं, हड्डी नहीं बची, कुछ नहीं, तो हम उसको पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उत्पत्ति चिंपैंजी से हुई है, बिल्कुल, ये भी हम अभी आ रहे हैं, कोई भी कोर्स चाहिए। पीसीएस झारखंड का भी कोर्स चलता है क्या सुनीता? ये आप चेक कर लीजिएगा, पर मुझे लगता है कि पीसीएस के भी कोर्स है, और वहां पर भी आप एमके लाइव को यूज कर सकते हैं, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं।
वो तो ब्लड पर निर्भर करती है, जो समान ही होगा। राहुल पंजाबी का जो सवाल है कि एंटीबॉडी टेस्ट से होगा, तो एंटीबॉडी ब्लड की अलग होती हैं और बीमारियों से लड़ने वाली अलग होती है, क्योंकि एंटीबॉडी लाखों टाइप की होती है। इस कारण से जो तुम कंफ्यूज हो वो ब्लड की एंटीबॉडी से कंफ्यूज हो। ब्लड की एंटीबॉडी का जुड़वा बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हम जो एंटीबॉडी परीक्षण आपको बताए थे वो जुड़वा बच्चों का इस बात से था कि उसके शरीर में किस प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर चुके थे। अब वहां पर मुश्किल होगा। WTO क्या है बताइए। रामजी सिंह मार खाएंगे हमारे हाथों से। अब वो पूछ रहे कि WTO क्या है बता दीजिए। अब इस लाल को कोई बताए कि WTO मास्टर ने जी भरकर पढ़ाया था और WTO के बारे में बिल्कुल जी भरकर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी पर है तो प्लीज उसी पर सवाल पूछिएगा। DNA, अभी हम DNA की चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव जीनोम की। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं उत्कर्ष पर अब रजत बहुत मुश्किल है। हां बिल्कुल, बालों के हेयर से भी क्लोनिंग बना सकते हैं, हेयर से भी क्लोनिंग बना सकते हैं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उसको दोनों के साथ चलते रहें। आइए शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी बातों में। तो मानव जीनोम परियोजना से बड़ा सवाल है कि आखिर क्या लाभ मिलेगा। मानव जीनोम परियोजना का मानव जाति को क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला, मानव की आनुवांशिकीय बीमारी को हम बेहतर समझ पाएंगे। मानव की आनुवांशिकीय बीमारियों को, मानव की आनुवांशिकीय बीमारियों को हम बेहतर समझ पाएंगे। तो मानव की आनुवांशिकीय बीमारियों को हम बेहतर समझ पाएंगे। दूसरा, मानव की आनुवांशिकीय बीमारियों को अगर हम समझ पाए तो इलाज भी कर पाएंगे। फिर जितनी भी जेनेटिक डिजीज मानव की है हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें पता चल गया तो हम बचपन में ही जब युग्मनज बनता है तब उस जीन को सुधार सकते हैं। तो मानव की आनुवांशिकीय बीमारियों का हमें बेहतर ज्ञान हो जाएगा। दूसरा, मानव की उत्पत्ति को बेहतर समझा जा सकता है कि मानव में कौन से मानव की प्रजाति सबसे पहले आई है और फिर कौन से मानव की प्रजाति से कौन सी दूसरी मानव की प्रजाति बनी है। इस सिद्धांत या इस परियोजना के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप पर हुई है, और सभी मानव प्रजाति के वंशज निग्रॉइड माने जा रहे हैं। इस परियोजना के बाद यह माना जा रहा है कि सभी मानव प्रजाति के वंशज निग्रॉइड ही हैं। निग्रॉइड ही सभी मानव प्रजाति के वंशज माने गए हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मानव की किस जीव से उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति किस जीव से हुई यह भी पता लगाया जा सकता है। तो मानव की विभिन्न प्रजातियों का संबंध, मानव की विभिन्न उप प्रजातियों का संबंध इससे पता चलेगा। साथ ही साथ मानव की उत्पत्ति किस जीव से हुई है, याद रखिएगा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति चिंपैंजी से हुई है। इस परियोजना से पता चला क्योंकि चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र हैं और उनकी संरचनाएं लगभग मानव के गुणसूत्रों के जैसी हैं, और इस कारण से माना जाता है कि चिंपैंजी और मानव एक दूसरे के बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं। इसका मतलब चिंपैंजी से हम बने हैं, चिंपैंजी से हमारी उत्पत्ति हुई है। इस परियोजना से हमें गोरे और काले का जो मतभेद है, वो भी दूर करने में मदद मिली। तो बहुत बड़ा सामाजिक मतभेद जो था वो इस परियोजना से दूर करने में मिल गया। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि समस्त मानव प्रजाति में जितने भी उप प्रजातियां हैं उन सभी के DNA समान हैं। तो ना तो कोई अच्छा है ना तो कोई बुरा है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कुछ ज्यादा बेटर और बहुत कुछ बुरे वाली कोई चर्चाएं नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गोरे और काले का जो मतभेद है वो वैज्ञानिक रूप से हम इससे दूर कर सके, या श्वेत अश्वेत लोगों के बीच में जो मतभेद है हम उन्हें दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस परियोजना
मानव उपयोगी जीन की क्लोनिंग की जा सकती है, जीन क्लोनिंग की जा सकती है भविष्य में। मानव उपयोगी जीन क्लोनिंग, हमें लगता है कि मानव का कोई जीन वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि डायबिटीज के लिए जो डायबिटीज होने का कारण जो इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन बनाने के लिए तो कोई जीन जिम्मेदार होगा। तो ऐसे जीन की हम क्लोनिंग करके रख सकते हैं ताकि आसानी से उस अग्नाशय में उस जीन को प्रत्यारोपित करके इस समस्या को दूर किया जा सके। तो भविष्य में हम मानव के जो जीन है वो क्लोन कर सकेंगे, जिससे बेटर हो जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि मानव अब कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा योग्य और बेहतर हो पाएगा। मानव जीनोम परियोजना निश्चित रूप से पूर्ण मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। पूर्ण मानव जाति के लिए इस परियोजना के बाद बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। इस परियोजना के बाद हम मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट निश्चित ही एक बेहतर प्रोजेक्ट होगा और हम कहेंगे कि सबसे अंत के रूप में मानव की आयु को बढ़ा पाएंगे, मानव की आयु बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वृद्धावस्था का एक सिद्धांत यह कहता है, वृद्धावस्था का एक सिद्धांत कहता है कि मानव में वृद्धावस्था का कारण है कुछ जीनों का अचानक अपनी एक्टिविटी बढ़ा देना। अगर सच में यह सिद्धांत सही है तो अब भविष्य में हमें वो जीन पता चल जाएंगे जिसके कारण वृद्धावस्था आती होगी, और अगर हमें पता चल गया कि किन जीन के कारण वृद्धावस्था आती है तो हम वृद्धावस्था को डिले कर सकते हैं। तो मानव की आयु को भी इस परियोजना के परिणामों के रूप में बढ़ाया जा सकता है, हम कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले डाउट ले लेते हैं और लाइक और शेयर करते चलिए, बताना ना पड़े मास्टर को। कौन कौन सी पुष्पेंद्र इसके बेस पर अभी नहीं कह सकती कि कौन कौन सी बीमारियां, क्योंकि अनुवांशिकी बीमारियों के बारे में स्पष्ट रूप से तब कहा जाएगा जब हम रीड परियोजना पर आ जाए, रीड की जगह राइट परियोजना पर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा है। मानव कब से है इस धरती पर? विनोद, जनरली मानव की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि 50,000 वर्ष पूर्व ये जो आधुनिक मानव है ये 50,000 वर्ष पूर्व इस धरती पर आया है। तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति तो 50,000 वर्ष पहले की मानी जाती है। और अगर हम बात करेंगे सबसे पहले मानव जो मानव जैसा था, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो हम मान सकते हैं कि 4 या 5 लाख साल पुरानी बात ये हो सकती है। 4 या 5 लाख साल पुरानी बात ये हो सकती है। बायोलॉजी के अनुसार मानव की मृत्यु का मतलब होता है उसके शरीर में जैविक बल की समाप्ति का होना, और जैविक बल जब समाप्त हो जाते तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। और जैविक बल कई कारणों से समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देख लिए हैं, नोट्स देख लिए हैं। नपुंसकता को भी दूर कर सकते हैं, बिल्कुल नपुंसकता को भी दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, हम इस पर सवाल बता दे रहे हैं कि कैसे सवाल बनेगा इसमें। स्टेम सेल भी हम देखेंगे इससे कि स्टेम सेल कैसे बनेगी, उस पर भी हम आएंगे। नेक्स्ट क्लास स्टेम सेल पर ही है। तो बढ़ नहीं, फिर कोई मरेगा नहीं, ऐसा भी कह सकते, भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। स्टेम सेल हम देखेंगे कल की क्लास में, लेकिन अभी जो एक डाउट था एक विद्यार्थी का कि इसमें मेंस के सवाल कैसे बनेंगे, तो सिंपल सा सवाल बन सकता है कि मानव जीनोम परियोजना से आप क्या समझते हैं तथा इससे क्या लाभ मानव जाति को हो सकते हैं। या फिर कहेगा कि हाल फिलहाल में अखबारों में चर्चा में मानव जीनोम प्रोजेक्ट राइट चर्चा में था, यह पहले मानव जीनोम प्रोजेक्ट से कैसे भिन्न है तथा इसके आधार पर क्या क्या लाभ भारत को इससे हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मेंस के सवाल बनाए जा सकते हैं कि पुराना मानव जीनोम प्रोजेक्ट और जो नया मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें क्या अंतर है। तो पुराना मानव जीनोम प्रोजेक्ट केवल और केवल अध्ययन था, अब हम यहां पर एक गहराई का अध्ययन करेंगे। हम जो जंग डीएनए है उसके बारे में समझेंगे
और राइट का मतलब हम एक एक डीएनए के फंक्शन को लिखेंगे, एक एक जीन के फंक्शन को लिखेंगे। और भारत भी इसमें आर्थिक सहयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को इसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार होगा। कल के दिन यदि कोई भी बीमारी का इलाज इनसे होता है तो भारत को भी उसके विषय में सारी जानकारी रहेगी। भारतीय वैज्ञानिकों को इस प्रकार के अनुसंधान से जो लाभ मिलेगा वह भविष्य में भारत में इस प्रकार की रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा योगदान वाला रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अलग परियोजना जरूर है, लेकिन भारत को भी उसका लाभ होगा। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, डीएनए पुनर्संयोजन टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजन तकनीक, या इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है डीएनए इंजीनियरिंग, या हम कह सकते हैं आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी, आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए पुनर्संयोजन और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और आप जानते हैं कि इंजीनियर लोग जहां पर भी आते हैं वहां कुछ ना कुछ नया बदलाव और बहुत बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि यह घटना क्या है, किस प्रकार की बातचीत है और हम इसे कैसे समझेंगे। मैं इसे मानव के लिए जादू की छड़ी मानता हूं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के विकसित होने के बाद मानव के पास वो अद्भुत ताकत आ चुकी है कि वो प्रकृति में भी बदलाव कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के विकसित होने के बाद मानव अपनी मर्जी से प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है, जीवों में परिवर्तन ला सकता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप अपनी मर्जी से किसी भी जीव को कैसा भी बना सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है कि आप हाथी के जो दांत हैं वो कुत्ते में भी उत्पन्न करा सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप कोई भी जीव का किसी और जीव में कैरेक्टर ट्रांसफर करा सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि मानव ऐसे बनाए जा सकते जो कभी थक नहीं सकते। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम भविष्य ही नहीं, हम वर्तमान में भी वो बदलाव ला सकते हैं जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं कैसी क्या महान टेक्नोलॉजी है ये जिसके बारे में इतना अलौकिक वर्णन किया जा रहा है। तो पहले इसका नाम समझते हैं, डीएनए पुनर्संयोजन। डीएनए पुनर्संयोजन का मतलब हुआ कि डीएनए में आपने कुछ नया जुड़ाव कर दिया है। डीएनए जो आपके शरीर में था, आपने उसके अंदर कुछ नई संरचना जोड़ दी है। तो जब आपने कुछ नई संरचना जोड़ दी तो ऐसा डीएनए जिसके अंदर कुछ और नया जुड़ गया उसको कहते हैं पुनर्संयोजन, डीएनए पुनर्संयोजन। और इसी को अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेंट, हमने रिकॉम्बिनेंट करके एक नया डीएनए बनाया है। तो जिसमें पहले से ही डीएनए में कुछ और जीन किसी और जीव के जोड़े जाए तो हम इसे कहते हैं डीएनए पुनर्संयोजन। और इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग क्योंकि इसमें कुछ जोड़ घटाव कर रहे हैं, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये इंजीनियरों के काम है। तो इसे हम इसलिए नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी। आइए समझते हैं किस प्रकार की घटना और कैसी घटना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक की खोज तब ज्यादा बेहतर हुई जब इस पृथ्वी पर 3 एंजाइम खोजे गए। इस पृथ्वी पर 3 एंजाइम खोजे गए। एक एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज, एक एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज। दूसरा एक एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियस, दूसरे एंजाइम का नाम है लाइगेज, लाइगेज। और तीसरे एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। और तीसरे एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज और पॉलीमरेज। तो एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज और पॉलीमरेज, इन 3 एंजाइमों की खोज ने मानव को एक ऐसा रास्ता दिया जिसके बाद वह इस पृथ्वी पर वो परिवर्तन कर सकता है जिसकी शक्ति केवल हम प्रकृति के पास या फिर अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान, गॉड, अल्लाह के पास हम कह सकते हैं। पर वो ताकत अब मानव के पास भी आ चुकी है। देखते हैं क्या करते हैं ये एंजाइम।
ये इकलौता एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट भाग से काट सकता है। डीएनए को काटने की ताकत है, डीएनए को काटने की ताकत है, और इसी कारण से इसे बायोलॉजी की कैंची कहते हैं। इसी कारण से इसे बायोलॉजी की कैंची कहते हैं। सीजर ऑफ बायोलॉजी, सीजर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कैंची कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि डीएनए कोई ऐसी संरचना नहीं है जिसे हम सामान्य रूप से चाकू से काट दे, कैंची से काट दे। इसको काटने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है जिसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियस कई प्रकार के हैं। आजकल आप चर्चा में सुनते होंगे एक एंडोन्यूक्लियस जो बहुत चर्चा में है, क्रिस्पर। सुना होगा मेरे लाल लालियों ने इस प्रकार का शब्द। आजकल जो एक एंडोन्यूक्लियस बहुत चर्चा में है वो क्रिस्पर। तो क्रिस्पर कोई विशेष तकनीक नहीं, एक विशिष्ट प्रकार का एंडोन्यूक्लियस उस टेक्नोलॉजी में यूज होता है, इसलिए उसका नाम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। पर क्रिस्पर भी एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस दुनिया का ऐसा एंजाइम जो डीएनए को काटने की ताकत रखता है, डीएनए को तोड़ने की ताकत रखता है। दूसरा है लाइगेज, यह इकलौता एंजाइम है जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने की ताकत रखता है। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने की ताकत रखता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने की ताकत रखता है। तो लाइगेज जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने की ताकत रखता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने की ताकत रखता है लाइगेज। और तीसरा, और इसी कारण से इसको जीव विज्ञान का सीवनकार कहते हैं, जीव विज्ञान का सीवनकार, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का सीवनकार। सीवनकार मतलब जैसे कपड़े सिलने वाला होता है, बिल्कुल जैसे दर्जी जिसे हम कह सकते हैं। तो जीव विज्ञान का सीवनकार, स्टीचर, स्टीचर ऑफ बायोलॉजी। और पॉलीमरेज नया डीएनए बना सकता है, नया डीएनए बना सकता है, नया डीएनए बना सकता है। इसका मतलब मान लो कि डीएनए है और उसकी कॉपी बनानी है, आपको उसकी कॉपी बनानी है सेम, तो आपको इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और यही एंजाइम डीएनए को कॉपी कर सकता है, डीएनए की कॉपी बना सकता है। इन तीन एंजाइमों की खोज ने इस वैज्ञानिक जगत को नई उम्मीद दी, और इसका सीधा असर यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं, इसका सीधा असर यह हुआ कि एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज और पॉलीमरेज ने हमें वो रास्ते बताए जो कि इसके पहले संभव नहीं थे। आइए देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार की चर्चाएं होगी। अगर हम बात करें तो यहां समझने वाली सबसे पहली बात है कि ये जो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक है ये कितने पदों में होती है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है लक्षित डीएनए की पहचान, लक्षित डीएनए की पहचान, लक्षित डीएनए की पहचान। समझना जरा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो गई है, और मुझे पता है कि डायबिटीज की बीमारी के लिए इंसुलिन हार्मोन शरीर में कम बन रहा होगा। अब सवाल यह है कि इंसुलिन हार्मोन को जो बनाने वाला कोई ना कोई तो जिन जिम्मेदार होगा, पर वो कौन सा जिन है उसे पहचानना। जैसे मान लो कि हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र है, और कल्पना कर लेते हैं कि 23वें नंबर का या 27वें नंबर का या 12वें नंबर का गुणसूत्र हमें पता चला कि इसके लिए जिम्मेदार है। 12वें गुणसूत्र में डीएनए का कौन सा हिस्सा, डीएनए का कौन सा हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार है। मान लो कि डीएनए का यह टुकड़ा इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार था, तो हम कहेंगे कि हमने लक्षित डीएनए की पहचान कर ली कि वो 12वें गुणसूत्र में यहां पर मिलता है। कल्पना की हमने, आपको एक प्रैक्टिकल नहीं, मतलब एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कौन है अभी नहीं पता, लेकिन हमें पता चला। तो मान लो लक्षित डीएनए की पहचान सबसे पहला। फिर लक्षित डीएनए को काटना, तो लक्षित डीएनए को
एंडोन्यूक्लियस की मदद से, एंडोन्यूक्लियस की मदद से अलग करना, एंडोन्यूक्लियस की मदद से अलग करना। तीसरा लक्षित डीएनए को किसी वेक्टर जिन में, किसी वेक्टर जिन में प्रवेशित कराना। वाहक जिन, कुछ ऐसे डीएनए, वेक्टर डीएनए भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे डीएनए के टुकड़े इस बायोलॉजी में मिलते हैं, कुछ जीवों में मिलते हैं, जो ऐसे डीएनए को, कटे हुए डीएनए को किसी के शरीर में लेकर जा सकते हैं। ऐसे डीएनए को वेक्टर डीएनए कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर मेन डीएनए तो मिलता ही है, लेकिन एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा भी मिलता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड एक डीएनए होता है जो ऐसे किसी के भी जीन को जोड़कर ले जा सकता है, इसलिए उसको वाहक डीएनए भी कहते हैं। तो वेक्टर डीएनए के साथ लक्षित डीएनए को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, और फिर लक्षित डीएनए वाला प्लाज्मिड जीव में प्रवेशित कराना। अब मान लो कि हमने उसे बैक्टीरिया में प्रवेशित करा दिया, और फिर मनचाहा जो भी आपको उस डीएनए से मिलने वाला उत्पाद था, मनचाहा उत्पाद प्राप्त करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है कि लाल लालियों के चेहरे भयानक हुए होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि हमें मानव में जो इंसुलिन बनाने वाला जिन है, हम वो इंसुलिन बनाना चाहते हैं जी भर कर। हम जानते हैं कि वो इंसुलिन बनाने के लिए हमें कोई जिन जिम्मेदार होगा। वो जिन हमने पहचाना, सबसे पहले जिन को पहचाना, फिर एंडोन्यूक्लियस की मदद से उस कोशिका में से उस जिन को निकाला। उस जिन को फिर हमने किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ दिया, उस प्लाज्मिड को उस बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेशित कराया। अब उस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, और कल्चर मीडियम में जब हमने उस बैक्टीरिया को ग्रो कराया तो उस बैक्टीरिया ने जी भर के इंसुलिन बनाया है कल्चर मीडियम में। अब वही इंसुलिन आप अलग कर दीजिए और मार्केट में 10-10 रुपए की दवाई या इंजेक्शन के रूप में बेच दीजिए। तो लक्षित डीएनए, मैं रिपीट कर रहा हूं, लक्षित डीएनए की पहचान, लक्षित डीएनए को एंडोन्यूक्लियस की मदद से अलग करना, लक्षित डीएनए को किसी वेक्टर जीन में जोड़ना, लक्षित डीएनए वाला प्लाज्मिड जीन किसी बैक्टीरिया में प्रवेशित कराना, और मनचाहा उत्पाद प्राप्त करना। ये उसके स्टेप है, ये उसके पद हैं जिसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि किसी जीव में अन्य जीव के जिन या डीएनए का टुकड़ा मिलता है, डीएनए का पीस, डीएनए का टुकड़ा प्रवेशित कराया जाता है, तो ऐसा जीव ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है। ट्रांसजेनिक जीव किन्हें कहेंगे? ट्रांसजेनिक, ट्रांसफर ऑफ द जीन, जिसके शरीर में हमने किसी और जीव का जीन डलवा दिया, ऐसा जीव ट्रांसजेनिक जीव कहलाएगा। अगर वो पौधा है तो उसको हम कहेंगे कि वो ट्रांसजेनिक पौधा है। अगर वो जंतु है तो हम उसे कहेंगे कि वो ट्रांसजेनिक जंतु है। और ऐसे जीव को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा अगर पौधे में है तो, या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ये जो भी नाम हमने सुने हैं, ट्रांसजेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आज कई लाल लालियों को क्लियर हो जाना चाहिए।
ट्रांसजेनिक का मतलब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस जीव के शरीर में किसी और जीव का डीएनए हमने प्रवेश करा दिया उसे हम ट्रांसजेनिक या उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव के नाम से जानते हैं। अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव किसे कहेंगे? जिसके शरीर में किसी और जीव का डीएनए, किसी और जीव के जीन भी उपस्थित होंगे, हम उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। क्या आज बात क्लियर हो गई ट्रांसजेनिक का मतलब, या फिर हम कहें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? हम इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल चौधरी, अभी तो रीजनिंग कुछ नहीं होगा। डीएनए पुनर्संयोजन और जीनोम में क्या अंतर है? बहुत भयानक अंतर है। कहां डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी रहा और कहां जीनोम रहा? कैसे गंदा लाल है मेरा। जीनोम मतलब किसी के जीव में मिलने वाले गुणसूत्र, और डीएनए रिकॉम्बिनेंट एक प्रौद्योगिकी है, एक तकनीक है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के शरीर में किसी और जीव का डीएनए प्रवेशित करा सकते हैं। तो जीनोम कहां रहा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहां रहा? कैसे गंदे गंदे सवाल अपने दिमाग में लाते हो। पहले चीजों को समझो। मैं बहुत धीमे समझा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यह टॉपिक वैसे भी कठिन होगा। अगर आप केवल मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो कोई ऐसी चीज इसमें तकलीफदायक नहीं हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा दे। मेरी बात पर ध्यान देना। डीएनए रिकॉम्बिनेंट के द्वारा हम किसी के भी शरीर में अन्य जीव को प्रवेशित करा सकते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए कोर्स है। सुनीता, बिल्कुल जुडिशरी एग्जाम के लिए भी वहां कोर्स है और आप वहां पर भी रिफर कोड यूज कर सकते हैं। जुडिशरी एग्जाम का भी कोर्स इसमें है। वनडे का भी मैं बता दूं, वनडे का भी एग्जाम का यहां कोर्स है और बहुत ही सस्ता है। केवल 4,500 रुपए में आप साल भर पूरे एसएससी की तैयारी, लगभग 100 से ज्यादा एजुकेटर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तैयार कराएंगे, तो वो भी उसमें अवेलेबल है। जुडिशरी वाला भी। और कल हमारा स्पेशल क्लास होगा सुबह 10 बजे। जितने भी विद्यार्थी करना चाहते हैं बस वो अपना अनअकैडमी प्लस को डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी डालेंगे तो हमारी स्पेशल क्लास आप देख सकेंगे। हमारी स्पेशल क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। प्लस पर आपको केवल उस अनअकैडमी प्लस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो क्लासेस दिखाई देगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग, याद रखना अनुप्रयोग, इसके बहुत से अनुप्रयोग हैं, बहुत से अनुप्रयोग है और अलग अलग क्षेत्रों में हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव के लिए हम बात कर सकते हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं दवाई क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में, दवाई क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, हम कह सकते हैं कई जगह पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये चीजें क्या है। मैं आपको बताऊं कि अगर आज से 10-12 साल पहले, या मैं कहूं कि आज से 25-30 साल पहले किसी को अगर डायबिटीज होता था तो उसे घोड़े पालने पड़ते थे। अब सवाल है कि डायबिटीज और घोड़े पालने का क्या संबंध है? तो उसका रीजन है क्योंकि केवल घोड़े का इंसुलिन मानव के इंसुलिन जैसा होता था, तो उस कारण से घोड़े के शरीर से प्रतिदिन अलग अलग घोड़ों से ब्लड निकाला जाता था, लेबोरेटरी में भेजा जाता था, उसमें से इंसुलिन अलग करते थे और तब वो किसी मानव के लिए दवाई का काम करता था। मतलब एक डायबिटीज का पेशेंट तभी जिंदा रह सकता है जब वो करोड़पति अरबपति होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। करोड़ों की, लाखों की चीजों को 10 रुपए में कन्वर्ट करने की ताकत है इसमें। कुछ नहीं, मानव के अंदर जो भी इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार जीन होगा उसे पहचाना गया, उसे काट दिया गया, उसे किसी बैक्टीरिया में प्रवेशित कराया गया और उस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाया गया। ऐसे बैक्टीरिया ने जी भर के इंसुलिन उस कल्चर मीडियम में पैदा किया जो मानव का इंसुलिन था।
हाँ, क्योंकि हर लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं और वो जीन जब किसी के भी शरीर में जाएगा तो ऑब्वियसली वो लक्षण तो उसके अंदर विकसित होना ही है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि दवाई क्षेत्र में इसके कारण क्रांति आ गई है। हम बहुत सारी दवाइयां, जो मानव में हार्मोन्स की कमी होती है, जो मानव में एंजाइम की कमी होती है, जो मानव में किसी विशिष्ट प्रकार के रसायन की कमी होती है, तो हम उसे अगर डीएनए से, या अगर वो मानव में बनता था तो हम मानव में वो डीएनए पहचानेंगे, वो जीन पहचानेंगे, उसे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे और जी भर के उत्पादन कर सकते हैं। भविष्य में मेडिकल के स्टोर पर आपको हो सकता है ये दवाइयां ना मिले। क्यों? क्योंकि जितने भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया। याद रखना, ये सवाल पूछेगी यूपीएससी। बैक्टीरिया, कवक और शैवाल, एल्गी, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला कोई ना कोई तो जीन जिम्मेदार होगा। तो भविष्य में मान लो कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मान लो कि कितने भी प्रकार के जो भी एंटीबायोटिक हैं जो किसी बैक्टीरिया के शरीर में बन रहे हैं, उस बैक्टीरिया के शरीर में कोई ना कोई जीन तो जिम्मेदार होगा उसके लिए। बस उस जीन को आप अलग कर देंगे। और मान लो कि आम की गुठली है, तो आम की गुठली में हम ये कह देंगे कि उस आम की गुठली में से केंद्रक निकाल देंगे, आम की गुठली में से केंद्रक निकाल देंगे और उस केंद्रक के किसी एक गुणसूत्र में वो दूसरा जीन जो भी एंटीबायोटिक बनाता था उसे जोड़ देंगे और वापिस उस गुणसूत्र को डाल देंगे। अभी आम का पौधा, उसकी पत्ती में, उसके तने में, उसके फल में जी भरकर एंटीबायोटिक होंगे। तो भविष्य में आपको मेडिकल की दुकानों पर आम मिलेंगे 20 प्रकार के, पेनिसिलिन वाला आम, स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला आम, अलग अलग दवाइयां। 2 बेनिफिट, एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दवाइयां जब आप लेते हैं तो उसमें कोई सॉल्ट डाला जाता है, साइड इफेक्ट होता है, यहां कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, दवाई से पहले खाना खाना पड़ता है, यहां पर आप खाना ही खा रहे हैं जिसमें दवाई मिली हुई है। तो भविष्य में हम बहुत कई प्रकार के अंगूर बना सकेंगे, बहुत सारे प्रकार के हम ऐसे फल फ्रूट बना सकेंगे जो बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखेंगे। तो अगर एक सिंपल सी बात करें तो दवाई क्षेत्र में भविष्य में बहुत से बदलाव इस तकनीक से आएंगे, क्योंकि इसका सबसे बेटर फायदा होगा कि साइड इफेक्ट, जो भी मानव के शरीर को दवाइयां नुकसान पहुंचाती थी वो खत्म हो जाएगी और वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहला फार्मास्यूटिकल यूज क्या रहेगा बायोटेक्नोलॉजी का? इसके द्वारा बहुत सारी दवाइयों को बहुत ही सस्ती कीमत पर बनाया जा सकता है। साइड इफेक्ट क्रिएट करने वाली दवाइयों के फलों में कन्वर्शन हो सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसके कारण आ सकता है। डाउट देख लेते हैं, प्लस पर आपके चैनल कैसे पहुंचेंगे? पुष्पेंद्र, आप केवल वहां पर डालिएगा, कल तक आपको हमारा नाम दिखना शुरू हो जाएगा। स्पेशल क्लास का मतलब होता है केवल 1 घंटे में हम उसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे, क्या सिलेबस होगा, कैसे कवर किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे इसके बहुत से अनुप्रयोग, कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग क्या है। जो बीटी कॉटन आप लोगों ने सुना होगा उनको हम देखेंगे, तो कृषि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग समझने हैं। फिर नए जीव के निर्माण करने में इसके अनुप्रयोग देखेंगे। जीन एडिटिंग कुछ ऐसा ही है, जीन एडिटिंग भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हम अपना मन चाहा जीन एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अगली बातचीत। तो नेक्स्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ या इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय, गुड नाइट। जनरल साइंस कुछ समय के बाद स्टार्ट होगा।